MPPSC जंक्शन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा का यूनिट 9 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ई कॉमर्स इसको पढ़ने जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण टॉपिक क्योंकि यह हमारे मुख्य परीक्षा उसके पेपर 3 उसके अंदर यूनिट 4 का टॉपिक है ई कॉमर्स। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको प्री और मेंस दोनों में कॉमन टॉपिक है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको प्री को तो कवर करेगा, साथ में 90% आपकी मुख्य परीक्षा को भी कवर करेगा। तो चलो हम शुरुआत करते हैं इसे पढ़ने की। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो हम देखेंगे कि ई कॉमर्स आखिर में है क्या, उसके बाद ई कॉमर्स का इतिहास, उसके बाद हम ई कॉमर्स के प्रकार देखेंगे कि कितने प्रकार से ई कॉमर्स की गतिविधियाँ होती हैं। उसके बाद हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मतलब इसके टाइप की कैसे कैसे ई कॉमर्स की गतिविधियाँ होती है, किस रूप से। उसके अलावा हम कुछ प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी है अर्थात मार्केट प्लेस देखेंगे, इनके बारे में हम डिटेल से जानकारी देखेंगे। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि भारत में ई कॉमर्स के जनक कौन है। तो हम शुरू से स्टार्टिंग करते एकदम बेसिक से। सबसे पहले हम जानना ये होगा कि ई कॉमर्स आखिर में है क्या। तो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन अर्थात ऐसी प्रत्येक गतिविधियाँ, कौन सी व्यापारिक गतिविधियाँ, अर्थात उसमें हम किसी भी उत्पाद अर्थात किसी वस्तु या सेवा उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अर्थात मोबाइल हो, कंप्यूटर हो या टेबलेट हो, इसके माध्यम से इंटरनेट के थ्रू हम किसी भी वस्तु को ऑनलाइन खरीदते हैं। यह वह वस्तु के अलावा सेवा भी हो सकती है। वस्तुओं में तो हम देखते हैं जैसे सपोज हम मोबाइल को परचेस कर सकते हैं या किसी भी प्रोडक्ट को। और सेवाओं में आप इसको डेफिनेटली आपने यूज़ करा हुआ है, जैसे हम प्री के पेपर ऑनलाइन परचेस करते हैं या किसी का ऑनलाइन पेड कोर्स खरीदा हो तो वो सेवा के अंदर आएगा। हमने जैसे यूट्यूब में किसी का सब्सक्रिप्शन खरीदा है तो वो ऑनलाइन सेवाएं में उसको काउंट करेंगे। तो ई कॉमर्स क्या है, ऐसी प्रत्येक गतिविधियाँ जिसमें हम इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का यूज़ करते हैं, किसके लिए, उत्पाद और सेवाओं को खरीदने और बेचने के लिए। इसमें खरीदने के अलावा बेचने की भी गतिविधियों को शामिल किया जाता है, इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। उसके बाद हम करें इसके ई कॉमर्स के इतिहास से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं कि ई कॉमर्स का इतिहास क्या है आखिर। इसमें हमें कुछ अलग अलग फैक्टों को जानना जरूरी है। जैसे अगर कुछ बात की जाए कि इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग इसका आविष्कार या इसके जनक कौन है, अगर जनक की बात की जाए तो वो नाम आएगा माइकल एल्ड्रिच का, जिन्होंने 1979 में इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किया था। तो ये इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग या ई कॉमर्स के जनक कहलाते हैं। वहीं अगर हम जो वर्तमान स्वरूप ई कॉमर्स का अर्थात इसमें हम पेमेंट के लिए किसी गेटवे या इंक्रिप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम आज किसी भी पेटीएम या अमेजन पे किसी चीज़ को बुक करते हैं तो हम वहाँ पे या तो उसको यूपीआई के थ्रू या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो वो इंक्रिप्शन फॉर्म में चेंज होता है। तो उस तरह से जो शुरुआत हुई थी वो सर्वप्रथम फिल ब्रेडनर ने इन्होंने एक 10 सोमेनरस टेल्स नाम की एक सीडी को खरीदा था और इसका जो भुगतान है वो क्रेडिट कार्ड से किया गया था। तो सर्वप्रथम जो ट्रांजैक्शन इंक्रिप्टेड फॉर्म में किया गया था वो किया गया था फिल ब्रेडनबर्जन ने, कब, 1994 में। तो ये आईएमपी है। अगर इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग के जनक या उसके आविष्कारक की बात की जाए तो वो है माइकल एल्ड्रिच। और जो वर्तमान स्वरूप में जो इंक्रिप्टेड फॉर्म में जो ई कॉमर्स का जो वर्तमान स्वरूप है उसकी बात की जाए तो उसमें नाम आएगा फिल ब्रेडनबर्जर का। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद बहुत सारी कंपनी जैसे ईबे, अमेजन, इनके आने के बाद ई कॉमर्स क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। उसके अलावा हम कुछ पुरानी इतिहास से संबंधित देखते हैं चीज़ें कि ई कॉमर्स का विकास कैसे हुआ स्टेप बाय स्टेप। 1979 में माइकल एल्ड्रिच ने तो इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किया था, परंतु उसके बाद में 1981 से थॉमसन हॉलीडेज जो यूके बेस्ड एक कंपनी है, उन्होंने B2B ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम शुरू किया था। उसके बाद जो ईबे है, अमेजन, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। ये ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। उसके बाद 1998 में पेपल एक ये ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1999 अलीबाबा, इसकी शुरुआत हुई थी। इनको हम आगे बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, आप इसको बस फैक्ट के रूप में अभी देख लें। अब हम 2011 में देखते हैं गूगल वॉलेट, गूगल पे, इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। इसके बाद से ई कॉमर्स ने बहुत क्रांति का रूप इसी में देखा गया था। इसके बाद से हर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वस्तुओं को ऑनलाइन खरीद सकता था। उसके बाद हम देखते हैं 2020 में रिलायंस रिटेल द्वारा जियो मार्ट की शुरुआत, ये जो वर्तमान में। अब हम आगे देखते हैं ई कॉमर्स के प्रकार। इसमें हम देखेंगे कि जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो किन दो के बीच में हो रही है। जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग में देखते हैं B2B अर्थात बिजनेस टू बिजनेस। इसके अंदर होता है क्या है, इसमें जो ई कॉमर्स की गतिविधियां हैं वे 2 से अधिक बिजनेस कंपनियां या तो संस्थान या एजेंसियां इनके मध्य होता है। और इस जो बिजनेस मॉडल है इसमें उत्पादक, थोक व्यापारी या खुदरा व्यापारी शामिल होते हैं। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। सपोज करते हैं हम LG टीवी कंपनी की। अगर ये LG टीवी मैन्युफैक्चर कंपनी है तो ये क्या करता है, ये हर चीज़ों को असेंबल करता है और उसके बाद इसको बाज़ार में बेचता है। तो ये असेंबल करता है, तो ये क्या करता है, जो भी पार्ट है उनको कहीं ना कहीं पहले खरीदता हो, उसके बाद ये इसको असेंबल करता है। तो इसमें वही चीज़ें होती है, अर्थात इसमें फैक्ट्री सबसे पहले जैसे टीवी के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जैसे डिस्प्ले यूनिट है, स्पीकर है, इन चीज़ों को फैक्ट्री में बनाती है अलग अलग कंपनियाँ। उसके बाद LG कंपनी के द्वारा इन सभी पार्ट को अलग अलग परचेस करेगी, उसको असेंबल करेगी और मार्केट में सेल करेगी। तो यह इस तरह की जो गतिविधियाँ होती है यह सब बड़ी कंपनियों या संस्थाओं या एजेंसियों के बीच में होती है। इसके लिए हम इसको B2B मॉडल कहते हैं, ये B2B ई कॉमर्स के प्रकार कहेंगे। अब इसमें जो मेन प्रमुख कंपनियां हैं जो इसके उदाहरण हैं, जैसे इंडिया मार्ट है, अलीबाबा है, ई स्टील है, ये B2B की प्रमुख कंपनी है। अब इसके बाद हम दूसरा प्रकार देखेंगे B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। ये सबसे प्रचलित स्वरूप है क्योंकि वर्तमान में हम जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग की गतिविधियाँ करते हैं वो इसी प्रकार से होती हैं। जैसे हम फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मिंत्रा है, पेटीएम है, इनके थ्रू हम किसी भी ऑनलाइन वस्तु को ऑर्डर करते हैं और वो हमारे घर पे डिलीवर हो जाती है। तो ये सबसे बढ़िया उदाहरण है B2C बिजनेस टू कंज्यूमर का। इसमें व्यापारी से ग्राहक के द्वारा ऑनलाइन वस्तुएं सेवा खरीदी जाती है। अब इसके बाद हम अन्य प्रकार देखते हैं C2B अर्थात इसमें कंज्यूमर टू बिजनेस। इसमें जो कंज्यूमर अर्थात आम आदमी वह चीज़ें सेल करता है किसको, बिजनेस को। अब ये कैसे होता है, हम इसको बहुत अच्छे उदाहरण से समझते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले यूट्यूब की बात करते हैं। यूट्यूब भी हम चाहें तो इसको इस कैटेगरी में रख सकते हैं, कंज्यूमर टू बिजनेस में। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति वो अपने द्वारा पहले श्रम करता है, अर्थात वो कार्य कैसा करता है, वो वीडियो को बनाता है, उसके बाद उसमें वो अपना पूरी मेहनत इसी वीडियो बनाने में लगाता है, उसके बाद वो इसको अपलोड करता है यूट्यूब में। जब इस वीडियो को लाइक पब्लिसिटी मिलने लगती है तो यूट्यूब इसके एवज में उससे पेमेंट करता है। अर्थात इसमें उत्पादक कौन हुआ है, कंज्यूमर, और जो फाइनेंस और जो बिजनेस किसके थ्रू हो रहा है, यूट्यूब। तो ये क्या हो गया, कंज्यूमर टू बिजनेस का एक स्वरूप हो गया। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे फ्रीलांसर। ये वर्तमान में वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी फ्रीलांसर की। इसमें होता क्या है, जैसे आप पर्टिकुलर किसी गतिविधि में एक्सपर्ट हो, समझ लो आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, आप एक टाइपिस्ट हो, तो आप इसमें फ्रीलांसर में आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे वर्क डिमांड की मतलब रिक्वायरमेंट होती है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर समझ लो आपको 100 पेज टाइप करने हैं, तो फ्रीलांसर आपको 100 पेज के लिए टाइपिंग के लिए आपको ऑफर देगा कि हम 100 पेज के लिए आपको 1000 रुपये, ये जो भी फिक्स एक अमाउंट सेट करेगा, आपको ये टास्क कंप्लीट करना है, इसके एवज में आपको पेमेंट देगा। तो ये टाइप है C2B कंज्यूमर टू बिजनेसमैन का। इसमें फ्रीलांसर कंपनी है, फ्यूअर कंपनी, ये महत्वपूर्ण कंपनी। इसके अलावा हम जोमेटो, उबर, इस टाइप की ये भी कंपनियां इस टाइप की सर्विस देती है कंज्यूमर टू बिजनेस में। अब कैसे, जैसे जोमेटो में जो डिलीवरी बॉय रहता है वो अपने मोबाइल में पर्टिकुलर टास्क एक्सेप्ट करता है, और वो जितने टास्क एक्सेप्ट करेगा जोमेटो उसको उतने ही पेमेंट करेगी। तो इसमें वही है, इसमें कंज्यूमर पे डिपेंड करेगा कि वो बिजनेसमैन को कितना कार्य दे सकता हो, उसके वजह में उसको पेमेंट मिले। तो ये बहुत बढ़िया उदाहरण है कंज्यूमर टू बिजनेसमैन का। अब उसके बाद हम बात करेंगे C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब इसमें क्या होता है, एक ग्राहक दूसरे ग्राहक से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है। अब ये ट्रांजेक्शन कैसे होंगे, इसमें जैसे OLX कंपनी वाला, ये तो आप बहुत अच्छे से यूज़ कर चुके होंगे। इसमें आप अपनी पुरानी वस्तुएं या नए प्रोडक्ट भी हो चाहे तो उसका डिस्प्ले मतलब इसमें एडवर्टाइजमेंट में डाल सकते हो OLX के सामने। जिसको नीडी होगा वो बंदा इससे आपसे कांटेक्ट करेगा,
सिर्फ ये कंपनी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है आपकी वस्तु को बेचने के लिए, और इसमें जो खरीदने वाला बेचने वाला दोनों कंज्यूमर होते हैं। तो ये C2C का बहुत बढ़िया उदाहरण है। इसके हम कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। एक Cars24, यहाँ पे नई पुरानी कार है खरीदी बेची जाती है। क्विकर, ये भी इसी टाइप का। ईबे, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए बहुत बड़ी कंपनी है, ये अमेरिका बेस्ड कंपनी है। इसमें आप लैपटॉप, मोबाइल, ये सभी रीयूज्ड अर्थात पुराने आप खरीद सकते हो, बेच भी सकते हो। अब इसके बाद हम बात करेंगे B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट। इसमें ऐसा होता है कि जब सरकारें अपनी ज़रूरत का कुछ सामान अथवा सेवाएं बिजनेस से ऑनलाइन खरीदती हैं। सपोज गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाली, एक नई योजना निकाली है, वो योजना है साइकिल वितरण की। इसमें गवर्नमेंट को साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट अपने पोर्टल, जैसे जेम पोर्टल, ये गवर्नमेंट का पोर्टल है, ई टेंडर, इसके द्वारा अपनी निवेदिताएं या टेंडर जारी करेगी, और बिजनेस कंपनियां यहाँ पे अपनी बिड डालेगी कि वो साइकिल को इतनी कीमत में बेस्ट मतलब गवर्नमेंट को उपलब्ध करा सकते हैं, और गवर्नमेंट बेस्ट डील के बाद इसको मंजूरी देके ये चीज़ें खरीद सकती हैं। तो इस तरह गवर्नमेंट को भी जो अपनी ज़रूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए इस टाइप के पोर्टल का यूज़ करती है। तो ये सबसे बढ़िया उदाहरण है B2G का। और इसमें हम जेम पोर्टल, ये बहुत MP है, इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। इसके अलावा ई टेंडर, जो वर्तमान में कुछ भी चीज़ों का टेंडर हो, ई टेंडर के थ्रू ही परमिशन मिलती है, किसी भी जैसे रोड बनाना हो या कुछ भी गार्डन का कार्य हो जो गवर्नमेंट को करवाना हो, इसके थ्रू किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे C2G, इसमें हम बात करें कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने आजकल जितनी भी सेवाएं उनको ऑनलाइन उपलब्ध करा रखा है। तो कभी भी अगर कंज्यूमर को गवर्नमेंट सर्विस की ज़रूरत है तो वो उसे ऑनलाइन परचेज कर सकता है, ये उससे संबंधित जो भी सेवा है उसका लाभ उठा सकता है वेबसाइट या ऐप के माध्यम से। जैसे उमंग ऐप है, ई फिलिंग, यहाँ पे आप ऑनलाइन ई फिल इनकम टैक्स से भर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। डिजी लॉकर, यहाँ पे ऑनलाइन आप अपनी डॉक्यूमेंट, इसको फाइल को अपलोड कर सकते हो और इसको सुरक्षित रख सकते हो। फास्टैग, यह तो बहुत महत्वपूर्ण है, अभी इसको तो कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट में कि आपको कहीं भी टोल टैक्स देना है तो वो ऑनलाइन गवर्नमेंट को सबमिट होगा फास्टैग के थ्रू। तो ये C2G के बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। ई मित्र भी इसमें एक है। इसके बाद हम बात करेंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिसमें हम बात करेंगे दो चीज़ों की, जिसमें एक है ऑनलाइन स्टोर फ्रंट और ऑनलाइन मार्केट प्लेस। अब ऑनलाइन स्टोर फ्रंट, इसकी बात की जाए तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना हो। अब ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन स्टोर कैसे, समझ लो आप एजुकेशन लाइन में हो और आपके पास एक अच्छे नोट्स आपने रेडी करे हो किसी टॉपिक पे, आपके पास उसकी PDF रेडी हो, तो आप क्या करेंगे, जैसे ये कुछ कंपनी है जैसे इंस्टामोजो, आप यहाँ पे इंस्टामोजो में इस PDF को अपलोड करोगे, और अगर किसी भी व्यक्ति को ये PDF प्राप्त करना है तो इंस्टामोजो पे आप उसमें एक प्राइस डिसाइड कर सकते हो कि ये PDF को हम 10 रुपये, इस PDF को आप 10 रुपये देके परचेस कर सकते हो। तो आपको किसी भी व्यक्ति को अगर ये PDF परचेस करना, वह इस लिंक, मतलब जो व्यक्ति इसको PDF प्रोवाइड कराएगा वो लिंक के थ्रू इस पे इंस्टामोजो पे जाएगा और ये PDF को परचेस कर सकता है। और इससे अच्छा उदाहरण देख सकते हैं कि एग्ज़ाम गुरुजी के नोट्स अधिकतर होंगे जिसने एग्ज़ाम गुरुजी के नोट्स परचेस किए होंगे, तो यहाँ पे वही हुआ है, उन्होंने एग्ज़ाम गुरुजी ने एक नोट्स कंप्लीट करा है PDF में, और उन्होंने गेटवे, शायद उन्होंने रोजर पे या इंस्टामोजो, इसके थ्रू एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है, और वो ऐप के थ्रू आप उस पर कनेक्ट होते हो और वहाँ से आपने वो नोट्स परचेस कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन स्टोर फ्रंट एक बहुत बढ़िया विकल्प है जिसमें आप ऑनलाइन स्टोर किसी वेबसाइट के माध्यम से शुरू कर सकते हो। इसमें हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे एक मैग्नीटो कंपनी है, डिमांडवेयर है, सोफी है, शॉपिफाई, उसके बाद बिग कॉमर्स, इंस्टामोजो, ये तो आपने कभी ना कभी यूज़ करा ही होगा अगर ऑनलाइन कुछ भी नोट से परचेस करेंगे। उसके अलावा रोज़र पे, ये भी बहुत MP। अब उसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस की। अब इसमें होता है क्या है, इसमें एक हैंड पे मैन्युफैक्चरर अर्थात फैक्ट्री वाला व्यक्ति या कोई कंपनी वाला व्यक्ति होगा, और दूसरी ओर कौन होगा, परचेस करने वाला अर्थात ग्राहक, और बीच में क्या होगा, मार्केट प्लेस। और मार्केट प्लेस कौन हो सकता है, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, मिंत्रा, अमेजन, इस टाइप की कोई भी बड़ी कंपनी है। इसमें होता क्या है, ये जो बड़ी कंपनी है, सपोज हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, डायरेक्ट वो फैक्ट्री से कांटेक्ट करेगा, यहाँ पे जो भी उत्पाद है, समझ लो मोबाइल है,
तो वो यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे इन उत्पाद को शो करेगा। यहाँ पे से ग्राहक फ्लिपकार्ट के थ्रू, ये प्लेटफॉर्म के थ्रू इन उत्पाद को देखेगा, इसको परचेस करेगा और ये पेमेंट देगा फ्लिपकार्ट को। और ये पेमेंट के बाद इसके बाद ये फैक्ट्री ओनर को, अर्थात ये बीच में कम्युनिकेशन का कार्य कर रहा है। मर्चेंट और ग्राहक के बीच में कम्युनिकेशन का कार्य कौन करता है? ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस। अब भारत की बात की जाए तो इसमें टॉप 7 मार्केट प्लेसेस कौन कौन से? अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, मिंत्रा, शॉपक्लूज, क्राफ्टविला और ये है PipriFree.com। उसके अलावा कुछ और मार्केट प्लेस है जैसे वॉलमार्ट है, ईबे है, अमेजन, ये तुम देख चुके हैं। ये अलग अलग कंपनियाँ, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो पोस्ट करके। अब इसके बाद हम जो ये मार्केट प्लेस है इनके बारे में हम अच्छे से डिटेल्स में देखते हैं। अब ये ई-कॉमर्स की प्रमुख कंपनियाँ या मार्केट प्लेस, सबसे पहले हम बात करेंगे अमेज़न की। आज वर्तमान में जो सबसे अमीर इंसान है जेफ बेजोस, ये अमेज़न के ओनर हैं और इन्होंने एक ये मार्केट प्लेस के थ्रू बहुत अच्छा नाम कमा रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं अमेज़न की, तो इसकी स्थापना जेफ बेजोस ने 15 जुलाई 1994 में की थी। इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो वाशिंगटन, जो कि अमेरिका में। इसके बाद जो अमेज़न है ये B2C प्लेटफॉर्म है, B2C। ईबे ये C2C है, आपको पता होगा। इसमें आप पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। इसकी स्थापना की बात की है तो पीर मुराद अमीदिया, इन्होंने 3 सितंबर 1995 में इसकी स्थापना की थी और ये भी अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। इसके बाद एक और कंपनी है अलीबाबा, यह B2B और B2C दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो जैक मा 4 अप्रैल 1999 में इसकी स्थापना की थी और मुख्यालय की बात की जाए तो होंगजो, जो कि चाइना में। जैक मा, आप तो इनकी हिस्ट्री आपने अगर पढ़ी होगी, बहुत मोटिवेशनल है क्योंकि इन्होंने 21 बार नौकरी के लिए अप्लाई करा था और हर बार ऐसी मतलब स्टडी वो होती है इनके साथ कि जब भी अप्लाई करते हैं, अगर 21 लोगों ने अप्लाई करा है तो 20 सिलेक्ट हो जाते थे और एकमात्र ये व्यक्ति रहते थे जो उसमें से अनसिलेक्टेड होते थे। तो उसके बाद ये कैसे चाइना के सबसे अमीर व्यक्ति बने, बहुत बढ़िया स्टोरी आप कभी देखिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं ई कॉमर्स की कुछ अन्य कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट। इसकी स्थापना 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने की थी और इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु में। यह भारत में स्थापित थी, मतलब भारतीयों के द्वारा स्थापित की गई थी, परंतु 2018 में वॉलमार्ट, जो एक अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, इसने इसकी 77% हिस्सेदारी खरीद ली। तो वर्तमान में अब ये अमेरिका की पेरेंट कंपनी हो चुकी है क्योंकि इसका मोस्टली पावरफुल, मतलब जो मोस्टली इसके जो नियंत्रण है वो वॉलमार्ट के अंडर है। अब इसके बाद एक और भारतीय बेस्ड कंपनी है इंडिया मार्ट, जिसकी स्थापना दिनेश अग्रवाल और ब्रजेश अग्रवाल ने 1996 में की थी। इसके मुख्यालय की बात की जाए तो नोएडा, जो कि यूपी में। मिंत्रा, इसकी स्थापना भी 2007 में की गई थी मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना और आशुतोष लवाने के द्वारा। और मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। इसको 2014 में फ्लिपकार्ट ने इसको खरीद लिया था, अर्थात ये फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी है। इसके अलावा भी एक जेबोंग, एक अन्य कंपनी है, उसको मिंत्रा ने परचेस करा था, मिंत्रा को फ्लिपकार्ट ने परचेस करा और 2018 में फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने परचेस करा। तो कुल मिला के अब ये अमेरिकी बेस्ड कंपनी वॉलमार्ट इनकी पेरेंट कंपनी है। अब इसकी जो मैक्सिमम ओनरशिप है वो वॉलमार्ट के पास में। उसके बाद हम कुछ अन्य और कंपनियां देखते हैं जैसे जस्ट डायल। ये VS मणि 1996 में इसके द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में। सर्विस की बात की जाए तो ये B2C या C2C दोनों तरह की सर्विस दे सकता है। अब कैसे, जैसे कोई दुकानदार है, अगर उसको ऑनलाइन मतलब जस्ट डायल पे अपना एडवर्टाइजमेंट देना, तो इससे कांटेक्ट करके, मतलब जस्ट डायल को एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करके इसको अपनी सर्विस दे सकता है। और सपोज़ कोई ड्राइवर है, मतलब हम C2C का देख रहे हैं, इसमें सपोज कोई ड्राइवर है तो वो जस्ट डायल पे अपना एडवर्टाइजमेंट डालेगा। अगर किसी अन्य व्यक्ति को ड्राइवर की ज़रूरत है तो जस्ट डायल के वो नंबर पे कॉल करेगा और वो आपके नियर बाय जो बेस्ट ऑप्शन होगा आपको प्रोवाइड कराएगा। तो इस टाइप से ये C2C और B2C सर्विस प्रोवाइड कराता है जस्ट डायल। इसके बाद हम स्नैपडील,
मान के चलो ये भी भारतीय फ्लिपकार्ट या भारतीय अमेज़न की तरह एक ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना कुणाल बहल जिन्होंने 2010 में की थी। मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली में। उसके बाद हम बात करेंगे पेटीएम। इसकी स्थापना विजय शेखर शर्मा ने 2009 में की गई थी। और इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो वो है नोएडा में, जो कि यूपी में स्थित है। इसके बाद ये बहुत IMP है कि भारत में ई कॉमर्स के जनक कौन थे, तो वो थे के वेथेश्वरन। इन्होंने 1999 में फेबमार्ट करके एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की स्थापना की थी। इसका नाम था फेबमार्ट। तो इसकी स्थापना के साथ ही भारत में ई कॉमर्स की स्थापना हुई थी। तो भारत में ई कॉमर्स के जनक के वेथेश्वरन, जिन्होंने 1999 में फेबमार्ट की स्थापना की थी। ये हमारे YouTube पे अन्य लेक्चर है जो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर इससे संबंधित आपको वीडियो लेक्चर देखना है तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप MPPSC जंक्शन उससे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।